सबसे पहले कि सर 14 सितंबर को रेप हुआ, वो लड़की जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंची। जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचने के बाद जो वहां के डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोहम्मद ताबिश खान, उन्होंने यह बात कही कि हाँ, पीड़िता और उसके परिवार वाले ये बात कह रहे थे कि कुछ मिसहैपनिंग हुई है। सर उसके बाद 29 सितंबर को उस लड़की की मौत हो गई और रिपोर्ट जो है उसका जिक्र किया गया 1 अक्टूबर को। सर कितनी चीजें हैं सर, इसमें क्या लगता है सर? देखिए, आप समझने की कोशिश करिए क्या होना चाहिए था, क्या हुआ, ये समझिए। एक बच्ची जिसका 14 तारीख को घटना होती है उसके साथ में, उसको अस्पताल ले जाते हैं, तो जो मेडिकल लीगल केसेस होते हैं जिनमें कोई घटना हुई है, कोई वारदात हुई है, कोई असॉल्ट हुआ है, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या सामान्य असॉल्ट हुआ है, इंजरी हुई है, तो सबसे पहले उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो मेडिकल एग्जामिनेशन कौन करेगा? मेडिकल कॉलेज या अस्पताल करेगा। तो 14 तारीख को ही मेडिकल एग्जामिनेशन उसका होना चाहिए था, ताकि उसके खून से सने हुए कपड़े, उसमें सीमेन होगा, उसमें उसके जेनिटल ऑर्गन्स में इंजरी होगी, वो सब 14 तारीख को हो जाना चाहिए था। जब एग्जामिन करेंगे तभी तो इलाज करेंगे, ये कहाँ कहाँ चोट लगी है इसके, वो तो एग्जामिन करेंगे ना। आप एक्सरे करेंगे, आप हड्डी देखेंगे कहाँ टूटी है, उसके बाद उसके ऑर्गन्स देखेंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स में कहीं डैमेज है, उसके हाथ है, पैर है, उसकी वेस्ट है, कहाँ पे डैमेजेस है वो देखेंगे। ये एग्जामिनेशन पहले ही 14 को होना चाहिए था। ये आप जो फॉरेंसिक साइंस लैब की बात कर रहे हैं कि एग्जामिन के लिए गया हुआ है, तो बहुत ही बात की स्टोरी है ये। तो आपको 14 तारीख को पहले ही डिटेक्ट हो जाता। जब आप 15 दिन का समय आपने दे दिया तो फिर आपके कपड़े भी बदल गए, उसमें सारे एविडेंस खत्म हो गए, तो आपने एग्जामिनेशन तो किया नहीं। तो आपका मतलब हुआ क्या? राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आप उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गैंगरेप प्रूव ना हो, ये कोशिश की जा रही है। अब मुद्दा ये आता है कि भाई रेप है अथवा नहीं है, ये मुद्दा है। और चूंकि एडिशनल डीजी जो लॉ एंड ऑर्डर है प्रशांत कुमार, उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि रेप नहीं है, क्योंकि पेनिट्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि सीमेन नहीं है, ये उन्होंने बात कही। और ये उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दिया उन्होंने, जो फॉरेंसिक लैब से जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका हवाला दे रहे हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि इतने बड़े बड़े अधिकारी, इसमें डीएम है, एसपी है, सीओ है, एसडीएम है, एडीजी है, शासन के अधिकारी है। 2013 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ है, तीनों एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है, आईपीसी में हुआ है, सीआरपीसी में हुआ है, एविडेंस एक्ट में हुआ है, इवन पॉस्को एक्ट में भी हुआ है। अब एविडेंस क्या 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 अमेंडमेंट हुआ है? अमेंडमेंट जिसको राष्ट्रपति ने उसको मान्यता दी है, उसको अप्रूव किया राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। उसमें क्या है? आईपीसी में क्या किया है? 376A के अंदर संशोधन किया है। रेप शब्द रखा है उन्होंने, लेकिन रेप शब्द के साथ उन्होंने रेप को कोटर्मिनस माना है सेक्सुअल असॉल्ट से। सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब क्या हुआ? किसी भी लड़की के जेनिटल ऑर्गन्स को छूना, उसके पार्ट्स को छूना, कोई बाहरी ऑब्जेक्ट, पेनिस की जरूरत नहीं है, सीमेन की जरूरत नहीं है, कोई एनी ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर देना उसकी एनस में, उसकी वेजाइना में, कहीं भी। और यहां तक कि आप उसकी तरफ वो इशारे करना उसकी तरफ, वो भी सब सेक्सुअल असॉल्ट की परिभाषा में आ जाता है, रेप की परिभाषा में आ जाता है। रेप के लिए अब जो नया एक्ट जो संशोधन हुआ है, उसके लिए ना उसमें सीमेन देखने की जरूरत है, ना पेनिट्रेशन देखने की जरूरत है। वो तो अंग्रेजों के जमाने का जो 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 बनाया हुआ लॉ था, उसकी बात आज अगर एडीजी कर रहे हैं तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है। दूसरी बिंदु यह है कि आपने एविडेंस एक्ट में भी संशोधन किया है, सीआरपीसी में संशोधन किया है जो 2013 में हुआ है। जो लड़की, एविडेंस एक्ट में कहा गया, जो लड़की कह रही है वो सच माना जाएगा कि मेरे साथ रेप हुआ, सच माना जाएगा। दूसरी बात उन्होंने कही है कि ये जो रेप है, सेक्सुअल असॉल्ट है, ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है। केवल रेप और सेक्सुअल असॉल्ट मैन कर सकता है, महिला नहीं कर सकती। पहले ये था कि रेप महिला भी कर सकती है, अब उन्होंने खत्म कर दिया। उसने कहा नहीं, पुरुष ही कर सकता है, ये संशोधन कर दिया उन्होंने। आप देख सकते हैं कितना बायास्ड है ये पीड़ित महिला के प्रति। उसको जानबूझ के रखा गया लॉ ने, इसलिए रखा है क्योंकि वो समाज में 80% रेप तो इज्जत के नाम से खुलते नहीं है, लोग सामने नहीं आते। बिल्कुल। सूर्य प्रताप सिंह जी, अब मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आईपीसी में बदला हुआ, एविडेंस एक्ट में बदला हुआ, सीआरपीसी में बदला हुआ, सारी चीजें आपको पता है, एक पत्रकार होने के नाते हमें पता है, वकील भी लगातार ये सारी चीजें कह रहे हैं। लेकिन एडीजी प्रशांत कुमार की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका सीधा सा जो मतलब था वो ये था, नो सीमन नो रेप। आखिर ये कानून जो है, ये एक एडीजी लेवल के अधिकारी को पता नहीं है, या फिर वो जनता के सामने रखना ही नहीं चाहते, ये चीजें आने ही नहीं देना चाहते हैं? आप बताइए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी, सीओ, एसडीएम या एडीजी या इवन शासन के प्रतिनिधियों की हिम्मत क्या है? जब तक
ऊपर से इशारा नहीं है कि रेप नहीं कहना है। आप रेप के रिप्रेस्क्रिप्शन समझिए ना, गैंग रेप के। गैंग रेप का मतलब है मृत्यु दंड हो सकता है नए एक्ट के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, जो निर्भया के बाद आया है। मुद्दा यह है कि ये जब ऊपर से इशारा है कि उन्हें रेप प्रूव नहीं करना है, नहीं तो हिम्मत है कि रात में लाश को जला दें। उनका क्या इंटरेस्ट है? डीएम, एसपी, एडीजी का क्या इंटरेस्ट है कि रात में लाश को जला दें? भाई जो दोषी या दंडित हो जाएगा, डीएम को क्या मिलना है उसमें, बताइए आप। एसपी को क्या मिलना है उसमें? भाई फांसी होगी लड़कों को हो जाएगी, उनको नहीं होगी लड़कों को होगी। उनको तो कुछ मिलना, उनका पर्सनल गेन तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन यहां पे जब तक ऊपर का इशारा नहीं है, जान लगा दी है उन्होंने ये सिद्ध करने में, एविडेंस को नष्ट करने में कि ये रेप नहीं है। ये नहीं है कि एडीजी को पता नहीं है, सब पता है। बताना है कि रेप नहीं है, ये कहा गया है रेप नहीं है, वोट बैंक का इश्यू है, कुछ हो जाए, रेप नहीं होने देना। रेप सिद्ध होते ही फांसी होगी, और अगर रेप नहीं होता है तो मर्डर प्रूव नहीं हो सकता इस केस में 302। क्यों नहीं हो सकता? दो कारण है। नंबर 1, मर्डर के लिए मेंस्ट्रिया चाहिए। मेंस्ट्रिया मतलब इंटेंशन टू किल। मैं तो लॉ भी पढ़ रहा हूं ना, लॉ कर लिया मैंने, अब ऑलमोस्ट खत्म है मेरा। मेंस्ट्रिया का मतलब इंटेंशन टू किल, ये प्रूव करना पड़ा। 4 बच्चे रेप नहीं करना चाहते, उस लड़की को मारना चाहते थे। समझ रहे ना आप? अगर उनको बदला लेना था, रिवेंज लेना था, तो पाप से लेते ना। बेटी को क्यों पकड़ा, ये प्रूव करना पड़ेगा। फिर दूसरा पॉइंट, उसमें कोई विटनेस नहीं है। 4 बच्चे विटनेस हैं और एक बेटी विटनेस थी, वो डेथ हो गई, उसकी मर गई। गवाही कौन देगा? कोई मर्डर चार्ज प्रूव नहीं होना है, कोई फांसी नहीं होनी है। लेकिन गैंग रेप अगर प्रूव हो गया तो फांसी होगी। सरकार को कुर्सी प्यारी है ना, दलित को न्याय दिलवाना प्यारा थोड़ा ही है। सर एक चीज बहुत समझना चाहूंगा कि 14 सितंबर को ये रेप केस हुआ, जिसे कथित रेप केस कहा, कथित गैंग रेप केस कहा जा रहा है। सर 14 सितंबर को यह घटना हुई, 29 सितंबर को लड़की की मौत हो गई, 1 अक्टूबर को ये सर अचानक से एफएसएल जो रिपोर्ट है वो आ गई। सर क्या इतना इंतजार होता है किसी भी रिपोर्ट के लिए? मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो जाती, मुझे जहां तक लगता है कि मेडिकल रिपोर्ट में ये बातें सामने आ जाती है ना। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए तब हम बताते हैं, फिर ये कहा गया कि एफएसएल रिपोर्ट आएगी तब हम इसके बारे में स्पष्ट कर पाएंगे। तो सर क्या 16 दिन का वक्त आमतौर पे लगता है मामलों में? अरे जब चाहिए, जिस डेट में चाहिए, जिस दिनांक को चाहिए, रिपोर्ट मिल जाएगी। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं इस बात को, हम भी कलेक्टर रहे हैं 6 जिलों में जी, हम भी जानते हैं इस बात को। जब कोई चीज करनी नहीं है तो फिर सारी चीजें सब बहाने बनेंगे ना, उसी हिसाब से चलेगा। डायरेक्शन तय हो गई ना। जब डायरेक्शन तय है कि इसमें रेप सिद्ध नहीं करना है तो नहीं होगा, उसी तरह रिपोर्ट बन जाएगी। कौन नहीं जानता है कि मेडिकल रिपोर्ट्स जो ये होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैनिपुलेट होती है? कौन नहीं जानता? किस डॉक्टर की हिम्मत है कि डीएमएसपी जो चाहे नहीं लिखेगा? है हिम्मत क्या? वही लिखेगा। आप देखो जिस तरह की घेराबंदी हुई है कि उसको इलाज कराने में समय कितना लगा है। के केस में देखिए, सरकार सिंगापुर लेगी इलाज के लिए उसको उड़ा के, और आप दिल्ली तक नहीं ले जा पा रहे हो। एम्स के लिए कहा, एम्स नहीं भिजवा पाए आप उसको, उसका पूरा तवज्जो नहीं हुआ। गरीब की बेटी की के पीछे हर एक की गलत दृष्टि दिखाई देगी। हाँ, मेरा एक सवाल है कि सर एक सामान्य सा पुलिस वाला जो सिपाही भर्ती या एसआई भर्ती के लिए जब अपनी तैयारी करता है तो बहुत जी जान से तैयारी करता है। वो लगातार उसकी, उस समय अगर आप उससे बात करेंगे तो वो हमेशा यही जवाब देगा कि हम समाज में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, न्याय की बात करेगा। एक आईपीएस या आईएएस अधिकारी वो भी जब तैयारी कर रहा होता है तो उससे जब बात की जाती है तो वो भी यही बात कहता है कि हम जो है न्याय के लिए लड़ेंगे, हम लोगों को न्याय दिलाएंगे। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि मीडिया को उस गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, मीडिया वालों के साथ बदसलूकी हो रही है। कहा जा रहा है कि एसआईटी वहां पे जांच कर रही है, जब तक वो जांच नहीं करेगी तब तक मीडिया अंदर नहीं जाएगी। क्या मतलब इस तरीके से मीडिया को रोकना और उसके बाद फिर जो कुछ समय पहले तक न्याय की बातें करते थे, आज अचानक से उनमें इतना बड़ा बदलाव कि सिर्फ ये कह देना कि ऊपर से आदेश है, तो क्या ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा जो सिविल सेवाओं में लोग जा रहे हैं या फिर जो आम पुलिस वाले हैं उनमें, उनकी सोच में एक बड़ा परिवर्तन आ रहा है? वो
कुछ कहने की, अपनी बात रखने की हिम्मत या कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे? मुझे याद है मैं बदायूं जिले में जिलाधिकारी था और एक बहुत प्रभावशाली मुख्यमंत्री होते थे जब इलेक्शन डिक्लेयर हुआ था, और चुनाव रैली के लिए वो सरकारी हवाई जहाज से आए थे। ये दृष्टांत मैंने सुनाया भी है बहुत लोगों को। और जिलाधिकारी था, मैंने कह दिया आचार संहिता लगी है, हेलीकॉप्टर नहीं उतरेगा पुलिस लाइन में। हमें लानत भेजनी चाहिए उन अधिकारियों पर जो ऊपर बैठे नेताओं की गलत बातों को सुनकर कठपुतली बनकर उनके हाथों में खेलते हैं, जो शासन सत्ता के साथ चिपकना चाहते हैं कुर्सी पर रहने के लिए, एक दलित व्यक्ति बच्ची को न्याय के लिए उसके साथ नहीं खड़े हैं, जो मीडिया उनके साथ खड़ा होना चाहता है उस मीडिया को भी दूर कर रहे हैं। लानत भेजता हूं मैं इन पे, धिक्कारता हूं इनको मैं। इससे कड़े शब्दों में मैं नहीं कह सकता। और आप भी मेरी भावना और बात को समझ गए होंगे, सारे ब्यूरोक्रेट्स भी समझते हैं इस बात को जब मैं ये बातें बोलता हूं। तो हिम्मत चाहिए, एक सिपाही भी अगर हिम्मत कर ले अपने उस पे तो वो भी न्याय दिला सकता है।